फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अर्थात नीचे जो ये 3 संख्या दिया हुआ है, इन तीनों संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो ये पहली संख्या है 1/√2, इसको हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर लेते हैं। तो एक नंबर को सिद्ध करने के लिए एक नंबर लिख लेते हैं और हल करते हैं इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले ही पर में 1.4 में केवल √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। यानी हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 1/√2। तो यहाँ पे हमें ये पूरी संख्या को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये पूरी संख्या को हम परिमेय मान लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपरिमेय का विपरीत इसे हम लोग परिमेय मान लेंगे। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये पूरी संख्या को परिमेय माने हैं, तो ये भी P/Q के रूप का होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, और P और Q का कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे P/Q जो है यहाँ पे नीचे 0 नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन को लिख लिए, P तथा Q सहअभाज्य है। यानी परिमेय होने के लिए P और Q को सहअभाज्य होना जरूरी है। अब सहअभाज्य क्या होता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे P और Q ये दोनों ही एक को छोड़कर किसी अन्य एक ही संख्या से विभाजित नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा, तो P और Q सहअभाज्य कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस समीकरण में यहाँ पे हम लोग √2 जो है इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो इसके लिए इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर लेते हैं। यानी ये Q जाकर के 1 से गुना होगा और ये √2 जाकर के P से गुना होगा। तो Q को यदि 1 से गुना करेंगे तो Q गुना 1 क्या होगा, यहाँ पे Q होगा, और √2 जो है P से गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P√2। अब हमें √2 का मान ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग इस पक्ष में लेके चले आते हैं। तो P√2 को इस पक्ष में लेके आए और Q को दूसरे पक्ष में लेके आएंगे। अर्थात हम यहाँ पे पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम √2 का जो है मान निकाल लेते हैं। तो √2 बराबर होगा क्या, Q। यहाँ देखिए P√2 के साथ क्या है, गुना के रूप में, तो इसको दूसरे पक्ष में लेके आएंगे तो ये Q के साथ यहाँ पे आकर के क्या भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि P और Q, ये P और Q क्या है, P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। यानी यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि यहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ एक चीज को आप ध्यान से देखिए कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, और एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भाग लगाने पर जो भी चीज प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। यानी यहाँ पे Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है कि यहाँ पे देखिए ये पूरी संख्या पर रूट नहीं है ना, रूट नहीं है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। उसी बात को लिख लेंगे। इसलिए तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि Q/P जो है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात को तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बराबर में जो भी संख्या रहता है वो भी परिमेय हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि Q/P एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में क्या है, √2 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा।
तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसी बात को लिख लिए कि √2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये परिमेय है और इसके बराबर में जो भी संख्या होगा वो भी परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर नजर आ रहा है कि √2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग प्रमेय 1.4 में क्या सिद्ध किए हैं, वहां पे ये सिद्ध किए हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसी बात को लिख लिए कि जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लोग प्रमेय 1.4 में सिद्ध कर चुके हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे √2 को जो एक परिमेय संख्या बता रहा है, तो ये क्या है, एक गलत बात है, ये गलत अवधारणा है। और ये गलत अवधारणा कैसे पैदा हुआ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे 1/√2 को एक परिमेय संख्या माने। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है, ये 1/√2 ये परिमेय संख्या है ही नहीं, यानी जो परिमेय नहीं है उसको हम लोग परिमेय मान लिए हैं। इसीलिए यहाँ एक गलत अवधारणा पैदा हो गया है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग शुरू में जो 1/√2 को एक परिमेय संख्या माने थे, ये मानना हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि ये चीज जो है परिमेय है ही नहीं। यदि ये पूरी संख्या परिमेय होता तो यहाँ एक गलत अवधारणा नहीं पैदा हो जाता कि √2 जो है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, यहाँ परिमेय मानना इस चीज क्या है, गलत है। अर्थात यहाँ पे हम लोगों का मानना क्या है, गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा क्या है, गलत है। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो यहाँ पे लिख लिया, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो हमारी कौन सी मान्यताएं गलत है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए 1/√2 को हम लोग यहाँ परिमेय माने हैं, तो इसको परिमेय मानना क्या है, गलत है। अब यहाँ पे इसको परिमेय मानना गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय नहीं होता है तो क्या होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या परिमेय नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग आगे प्रश्न 2 को लेंगे। तो आइए अब हम लोग 2 नंबर को सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 7√5 ये पूरी संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। लेकिन इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 में केवल √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हमें पता है कि केवल √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे गुना के रूप में क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हमें पूरी संख्या को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम ये पूरी संख्या को परिमेय मान लेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को लिख लिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पे हमें ये पूरी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपरिमेय का विपरीत ये पूरी संख्या को हम लोग परिमेय मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, तो हमने इसको क्या माना है, परिमेय माना है, तो ये भी p/q के रूप का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए 7√5 बराबर p/q, और p और q का कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें ये पूरी संख्या को क्या, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि केवल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पक्ष में केवल 5 को रहने देंगे, बाकी इसके साथ जो भी गुना के रूप में, भाग के रूप में या योग के रूप में होगा उसे दूसरे पक्ष में लेके चले जाएंगे हम। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं और लिखेंगे 5 को यहाँ पे हम उतार लिए। अब क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में p/q है। अब 7 को हमें इस पक्ष में लाना है और 7 यहाँ √5 के साथ गुना के रूप में है, तो दूसरे पक्ष में आएगा तो ये पलट करके गुना होगा।
पलटेगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए 7 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, अर्थात इसका 1 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे चले जाएगा, अर्थात बराबर के इस पार लेके आएंगे, इस पार गुना के रूप में इस पक्ष में आएगा तो पलट करके गुना हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको हल कर लेते हैं। √5 बराबर p गुना 1p और q गुना 7 q। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि यहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अब एक बात तो हमें पता है कि ये पूर्णांक है और नीचे में भी q और 7 क्या है, पूर्णांक है, अर्थात पूर्णांक को यदि पूर्णांक से भाग दीजिएगा तो ये पूरी संख्या क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या इसलिए भी है, इसको ऐसे भी समझिए, देखिए p/7q के ऊपर जो है ओवर रूट नहीं है, और जिसके ऊपर ओवर रूट नहीं होगा वो एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब p और q पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए तो उसी बात को यहाँ पे लिख लीजिए कि p/7q एक परिमेय संख्या है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या के बराबर में जो भी संख्या होगा वो परिमेय होगा। p/7q एक परिमेय है और परिमेय के बराबर एक संख्या √5 है तो ये भी परिमेय होगा। क्यों ये परिमेय होगा, क्योंकि ये परिमेय है और इसके बराबर में जो संख्या है √5 वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो √5 यहाँ पे परिमेय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये परिमेय है और इसके बराबर में √5 है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का विवेक क्या कह रहा है, हम लोगों का समझ ये कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये परिमेय कहाँ से निकल के आ रहा है, समीकरण, इस समीकरण से निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये परिमेय तो ये भी परिमेय। इससे पहले हम लोग इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 में √5 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि जबकि हम जानते हैं, यानी हम पहले से ही जानते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ एक गलत बात, गलत अवधारणा उभर के आ रहा है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये गलत अवधारणा कैसे पैदा हुआ उसको यहाँ शुरू में देखिए। शुरू में यहाँ पे देखिए 7 √5 को एक परिमेय संख्या हम मान लिए, यानी जो परिमेय है ही नहीं, ये परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन इसको हम लोग क्या जबरदस्ती परिमेय मान लिए। तो जबरदस्ती इसको परिमेय मान लीजिएगा तो यहाँ पे गलत अवधारणा तो उत्पन्न होगा ना कि ये अपरिमेय संख्या क्या बन रहा है, परिमेय संख्या बन रहा है, गलत अवधारणा बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि शुरू में हम लोग 7 √5 को जो परिमेय ही नहीं उसको परिमेय मान लिए, इसलिए ये गलत अवधारणा उभर के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शुरू में यहाँ पे जो इसको क्या माने हैं, परिमेय माने, जबरदस्ती है, ये परिमेय है ही नहीं, इसको हम लोग परिमेय मान लिए। इसका मतलब यहाँ पे 7 √5 को परिमेय मानना क्या है, गलत है। हम लोगों का मान्यता गलत है, यहाँ पे हम लोग गलत इसको परिमेय माने। तो वही बात को लिख लेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग माने हैं ना, ये मान्यता हमारा क्या है, गलत है। अगर ये मान्यता गलत नहीं होता तो यहाँ पे ये गलत अवधारणा उभर के नहीं आता कि √5 भी एक परिमेय संख्या। ये गलत अवधारणा कैसे उभरा है, क्योंकि हम यहाँ परिमेय है ही नहीं तो इसको क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। अर्थात यहाँ परिमेय मानना इसको गलत है, यहाँ हमारा मान्यताएं क्या है, गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो कौन सी मान्यताएं गलत है, ये जो हमारी मान्यता क्या था कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा मान्यता गलत है तो ये क्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। और जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। मतलब ये परिमेय नहीं है तो मतलब 7 √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए तो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 7 √5 को यहाँ पे हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं।
तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर को हल कर लेते हैं। 3 नंबर में देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। हमें यह सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इससे पहले पढ़ में 1.4 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ केवल रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन इसके साथ प्लस में यानी योग में क्या है, 6 है। तो ये पूरी संख्या 6 प्लस रूट 2 को यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपरिमेय का विपरीत इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, और यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 को हमने परिमेय माना है, तो ये भी p/q के रूप का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर p/q, और p और q का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं जहां। अब आगे बढ़ते हुए हमें 6 प्लस रूट 2 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो रूट 2 के साथ यहाँ योग में 6 है, तो 6 को इस पक्ष में लेके आते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, और इस पक्ष में केवल 2 रूट 2 को लिखेंगे बराबर, इस पक्ष में क्या बचा हुआ है, p/q। 6 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके आगे में तो क्या है, प्लस है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ मतलब कहाँ पे, इस समीकरण में। तो यहाँ पे लिख दिए कि p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बात को समझेंगे कि यदि p और q पूर्णांक है, यदि किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या है, घटा -6, 6 भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों को भाग देने पर, गुणा करने पर, अंतर करने पर या योग करने पर जो भी प्राप्त होता है वो एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे परिमेय हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इस पूरी संख्या पर रूट ओवर रूट तो नहीं है ना, जब ओवर रूट नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग एक बात और भी जानते हैं कि ये परिमेय है, और इसके बराबर में जो भी संख्या होगा तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसके बराबर में क्या है, रूट 2 है, और ये परिमेय है तो इसके बराबर में जो रूट 2 है तो ये भी एक परिमेय होगा। ये परिमेय क्यों होगा, क्योंकि ये परिमेय है तो इसके बराबर में भी रूट 2 एक परिमेय संख्या होगा। तो लिख लेंगे कि ये परिमेय है तो रूट 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ हमें यह प्राप्त हुआ इस समीकरण से कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इससे पहले पढ़ में 1.4 में सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम सिद्ध किए रूट 2 को। इसका मतलब हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि रूट 2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे उसी बात को लिख लिए कि जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब हम लोग पहले से जानते, इसको सिद्ध भी किए हैं कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक गलत अवधारणा उत्पन्न हो गया है कि रूट 2 जो एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो गलत अवधारणा पैदा हुआ है, ये गलत अवधारणा कैसे पैदा हुआ कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत अवधारणा कैसे पैदा हुआ। इसके लिए देखिए हम लोग शुरू में हम लोग यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या माने हैं। अर्थात ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, यानी 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। गलती से यहाँ पे हम जो परिमेय है ही नहीं उसको परिमेय मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत अवधारणा उत्पन्न हो गया है कि 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शुरू में जो 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या माने थे, क्या माने थे, परिमेय माने थे। तो ये मानना हमारा गलत है, यानी ये चीज परिमेय है ही नहीं, और जो परिमेय नहीं है उसको हम लोग परिमेय मान लिए हैं। तो इसका मतलब इसको परिमेय मानना क्या है, हमारा गलत है। यहाँ पे हम लोगों का मान्यता क्या है, गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यताएं गलत है।
तो यहाँ पे लिख लिए अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो हमारी कौन सी मान्यताएं गलत है उसको भी यहाँ पे देखिए। हम जो इसको पड़ी में माने 6 + √2 को एक पड़ी में माने हैं तो ये मानना हमारा गलत है। इसका मतलब ये एक पड़ी में संख्या नहीं है, हमारी मान्यता गलत है तो ये पड़ी में संख्या नहीं है। और जो पड़ी में नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरी संख्या अगर पड़ी में नहीं है तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी बात को यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।